कॉलेज की सबसे फाड़ लेवल सुंदर लड़की। गास्प्स, भाई, बारिश में पूरी भीगी हुई सीधा उसके घर तक दौड़ती आई, सिर्फ एक रात रुकने के लिए। लेकिन उसने मना कर दिया। अगले हाई दिन उसी लड़की की लाश उसकी गली में मिली थी। टैब से उसके दिल में गिल्ट की आग जल रही थी। वो पुलिस अकेडमी गया और पागलों की तरह असली किलर को ढूंढने लगा। लेकिन बारिश ने सारे एविडेंस वाइप कर दिए। पूरे 10 साल तक एक भी सॉलिड क्लू हाथ नहीं आया। तभी अचानक एक लाइटनिंग स्ट्राइक आई और यूज सीधा वापस असकिस्मत के मोड़ पार ले गई। आए क्लासमेट, सुना है तेरे पेरेंट्स बाहर बिजनेस करते हैं, घर में अकेला रहता है तू। क्या मैं कुछ दिन तेरे घर रह सकती हूं? घर का काम करके हिसाब कर दूंगी। उसने सामने खादी लड़की को देखा और इंस्टिंक्ट से हाथ बढ़ाकर यूज छूने लगा। YWI की इंस्टिंक्ट थी कि वो पीछे हट जाए, लेकिन मदद मांगनी थी, इसलिए खुद को रोक के वही खादी रही। उंगली पार कोल्ड सा टच लगा। उसके हल्के कांपने से क्लियरली पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। एक्सक्लेम्स, भाई सच में वो वापस आ गया था। YWI घबराकर पीछे हटी तो उसका पांव फिसला और वो गिरने लगी। उसने तुरंत उसकी कमर पकड़ के अपनी बाहों में खींच लिया। तेज बारिश की आवाज के बीच दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो उसकी बाहों में बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे पठार हो गई। उसने जल्दी से यूज छोड़ा और लाइट की तरफ हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही थी। इंस्टिंक्ट से थोड़ी वार्मथ देना चाहता था। सॉरी। कोई बात नहीं। उसने साइड होके यूज घर के अंदर आने दिया। उसके खूनस चेहरे की हालत देखकर दिमाग में पुरानी यादें दौड़ने लगी। पिछली जिंदगी में क्रिमिनल ने इस केस अंजाम दीन के बाद जिन्हाई सिटी से गायब हो गया था। इस बार वो सिर्फ यूज बचाएगा हाई नहीं, बल्कि अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस से आज रात हाई केस सॉल्व करेगा। YWI दरवाजे पार नर्वस खादी थी और अपने कपड़े खींच रही थी। जैसे हाई वो चप्पल लेने मुड़ा, वो और घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे। मेन बेयरफुट हाई अंदर आ जाती हूं, बाद में फ्लोर साफ कर दूंगी। साइस, अस बारिश भरी रात में एक लड़का और लड़की अकेले एक रूम, और वो पूरी भीगी हुई। सीन फुल टेंशन था भाई। उसने अपने नेल्स हथेली में दबाए ताकि खुद को काम रख सके। जैसे हाई वो मुड़ा, उसने जल्दी से आसपास ऑब्जर्व किया। टैब तक उसका टेंशन कम नहीं हुआ जब तक उसने टेबल पर राखी गरम चाय और कुछ कार्ड्स नहीं देख लिए। अगर बुरा ना मानो तो ये टॉवल यूज करो बाल सुखाने के लिए। क्या तुम मुझे एक कपड़ा और दे सकते हो? मेरे कपड़े बहुत गीले हैं। तभी यूज एहसास हुआ कि वो अपनी भीगी शर्ट कसकर पकड़े हुई है। कपड़े बदलने हैं तो हॉट वाटर बाथ ले लो, नहीं तो कोल्ड हो जाएगी। गेस्ट रूम में बाथरूम नहीं है, मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो। मैं पानी गर्म कर देता हूं। यह सुनकर YWI शर्म से सर झुका के धीरे से हाँ बोलती है। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। वो यूज काम करते देखकर हिम्मत करके बोलती है, मुझे सरनेम से मैट बुलाओ। नाम से बुला सकते हो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे रीजन क्यों नहीं पूछा? वो हैरान होकर सर हिलाती है। तुम जैसी सुंदर लड़की बारिश में मदद मांग रही है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर बताना नहीं चाहती तो पूछना रूड होगा। यह सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। वो पानी चेक करता है, फिर उसके पास जाकर दीवार पार हाथ रख के यूज बीच में घेर लेता है। मुझे तुमसे डर नहीं, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर सकता था? वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। गास्प्स, अस जवाब से वो कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर यूज याद आया कि आज रात जरूरी काम करना है। पीछे हटके कहता है, जाकर नहा लो, ये कपड़े पहनना, तुम्हारे लिए ये ड्रेस की तरह काम करेंगे। वो थैंक्स कहकर बाथरूम चली जाती है। वो किचन में जाकर जिंजर सूप बनाने लगा। थोड़ी देर बाद वो लूज हुडी पहने बाहर आती है। उसके गाले स्टीम से लाल हो गए होते हैं। उसके घुटनों तक उसकी गोरी टांगे दिखाई दे रही थीं। तुम्हारे लिए स्लीपर्स रख दिए हैं। वो गर्म मुलायम स्लीपर्स पहने थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। जैसे हाई वो बाहर आती है, उससे हनी जिंजर सूप की मीठी खुशबू आने लगी। वो मग लेकर उसके पास जाता है और कहता है, लो थोड़ा जिंजर सूप पाई लो। YWI दोनों हाथों से मग पकड़ के धीरे धीरे पीने लगी। वो पूछता है, क्या तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? वो धीरे से कहती है, क्या इससे तुम्हें ट्रबल होगा? वो मुस्कुराकर कहता है, अरे नहीं, बस कुछ मिनट्स लगेंगे। तुम्हारे लिए 2 एग्स भी डाल दूंगा। अब जैसे हाई वो उठने लगा, तभी एक छोटा सा हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे फ्राइड एग्स बनाना आता है, मैं भी हेल्प कर देती हूं। एक्सक्लेम्स, किचन में पहुंचते हाई उसकी फास्ट कटिंग देखकर YWI हैरान रह गई। कुछ हाई देर में चॉपिंग बोर्ड पर टोमेटो और हैम के पीसेस परफेक्टली कट हो गए।
बाई छोटे स्टूल पर चढ़ के ऊपर रखे एक बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे हाई वो ऊपर स्ट्रेच करती है, उसकी लूज हुडी हल्की सी ऊपर उठ जाती है। उसकी नजर अनजाने में इस तरफ चली जाती है और उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। लाफ्स तभी बाई को भी एहसास हो जाता है कि उसकी नजर अपनी तरफ पड़ी। वो घबराकर तुरंत अपनी ओवरसाइज हुडी नीचे खींचने लगी, लेकिन छोटे स्टूल पर बैलेंस बिगड़ गया। वो जल्दी से पीछे से यूज संभालने गया, मगर उसका हाथ गलती से ऐसी जगह छू गया जहां नहीं छूना चाहिए था। उसका पूरा चेहरा एकदम ढीला पड़ गया और वो सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। अस्पाल सैंडलवुड और उसके बॉडी वॉश की सिट्रस खुशबू आपस में मिल गई। गास्प्स, हम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए। तभी उबालते हुए सूप की आवाज ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। उसने तुरंत पीछे हटा और झट से उसके हाथ में स्ट्रेनर पकड़ा दिया। तुम नूडल्स हिलाओ, मेन एग्स निकलता हूं। मुड़के उसने शीशे में अपने लाल बेट कण देखे। इतने सालों बाद यूज एहसास हुआ कि यूज लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। बस अब तक कोई ऐसी नहीं मिली थी जो उसके दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ा सेक। बाई भी शर्म से चेहरा झुकाए नूडल्स हिला रही थी। तेल के तड़कने की आवाज हमारे तेज धड़के दिलों को छुपा रही थी। थोड़ी हाई देर में टोमेटो नूडल्स सूप की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। उसने नूडल्स टेबल पर रखे और जानबूझकर उसकी कॉफी कप की उंगलियों से नजरें बचाई। ध्यान से, गरम है। तभी उसने टीवी ऑन किया और अचानक बाई ने चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ लेन। स्क्रीन पर वो अडल्ट स्टडी वीडियोस चल रहे थे जिन्हें वो स्विच करना भूल गया था। लाफ्स, सीन इतना ऑकवर्ड था कि उसने तुरंत खांसते हुए चैनल बदल दिया और जल्दी से कार्टून लगा दिया। यूज याद आया कि पिछली जिंदगी में भी इसी चीज के पकड़े जाने के डर से उसने यूज घर में रुकने नहीं दिया था। फर्क बस इतना था कि अब इतने सालों बाद उसकी स्किन काफी थिक हो चुकी थी और वो नॉर्मल बनने की एक्टिंग अच्छे से कर सकता था। बाई ने भी तुरंत टॉपिक बदल दिया। तुम्हारी कुकिंग काफी अच्छी है। उसने टिश्यू से उसके नाक पार आए छोटे पसीने की बूंदें साफ किन। अच्छा है, बॉडी से ठंडी निकल जाएगी। वो बेध्यान से नूडल्स खाती रही, यहां तक कि सूप भी खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सैटिस्फैक्शन दिख रहा था। तभी बाहर जोरदार बिजली गिरी। उसने रिफ्लेक्स में वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 9:17। पिछली जिंदगी में मर्डर लगभग 10:30 बजे हुआ था। मतलब उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। एक्सक्लेम्स, इस बार वो किलर का चेहरा जरूर देखेगा। समय कम था, इसलिए उसने तुरंत क्राइम स्पॉट के आसपास जाने का फैसला किया। उसने उसके लिए पानी और ब्लैंकेट रखा। तुम टीवी देखो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। बाहर से लेट नाइट स्नैक्स लेकर आता हूं। बाई ने खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश देखी। इतनी बारिश में बाहर जाओगे? उसने बस हल्की मुस्कान दी और दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया। यूजदार था कि किलर पहले से प्लानिंग करके चल रहा हो और शायद अभी भी आसपास छिपा हो। उसने गंभीर आवाज में कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई भी डोरबेल बजाए तो दरवाजा मत खोलना। मेरे पास की है, मेन बेल नहीं बजाऊंगा। बाई ने छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह ब्लैंकेट कास के पकड़ते ही सर हिला दिया। दरवाजा बंद होने के बाद वो अकेली सोफा पर सिकुड़ के बैठ गई और चुपचाप उसका इंतजार करने लगी। वो अम्ब्रेला लेकर भारी बारिश में निकल पड़ा। रास्ते में उसने फोन पर घर का सीसीटीवी खोला। स्क्रीन में बाई सोफा पर चुपचाप टीवी देख रही थी। यूज सेफ देखकर उसने कदम तेज कर दिए। जैसे हाई वो कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचा, अचानक गली से दर्द भरी करा सुनाई दी। कूड़ेदान के पास कुछ गुंडे किसी लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसके पास क्या छिपा है। जमीन पर गिरा लड़का अपनी हल्की ग्रे हैंडकर्चिफ को कसकर पकड़े था और उसके पास एक मेटल बॉक्स गिरा हुआ था। वो यूज देखते हाई पहचान गया। ये उसके क्लास का अकेला रहने वाला स्टूडेंट ये जेडाई था जिसे अक्सर बुली किया जाता था। उसकी आवाज सुन के सारे गंडन के चेहरे उतर गए क्योंकि उसके पेरेंट्स का शहर में काफी इन्फ्लुएंस था। वो लोग उससे डरते थे। उसने अम्ब्रेला तक नीचे नहीं राखी और वो लोग दार के भाग गए। एक्सक्लेम्स, भाई एक अम्ब्रेला के दम पर सारे गुंडे भाग गए। भोकाल सीन। अब गली में सिर्फ बारिश की आवाज बची थी। वो ये जेडाई के पास घुटनों के बाल बैठ गया और उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलना है? उसके हाथ पर 3 महीने पुराना जलने का निशान अभी भी था। उसने यूज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया मगर वो शॉक की तरह पीछे हट गया। उसके मेटल बॉक्स से क्रेयॉन्स और आधा पैकेट कैट फूड कीचड़ में गिर गया। वो जल्दी से उन्हें उठाने लगा। उसके भीगे बालों के नीचे आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। तभी उसने उसके बाएं हाथ के नखूनों में सूखे ह्यू गहरे भूरे दाग देखे, बिल्कुल सूखे खून जैसा। उसने पूछा, इतनी बारिश में भी स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने निकले हो? ये जेडाई ने धीमे से हाँ कहा और जोर जोर से खांसने लगा।
उसका कमजोर चेहरा बारिश में कैंप रहा था। उसने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा? तभी अचानक उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की सीसीटीवी फुटेज चमकी। अस रात बाई WEI कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ देखकर उसी गली की तरफ गई थी और अब ये जेडाई को देखकर यूज अचानक सब समझ आ गया। यूज अचानक याद आया कि उस वक्त बाई WEI ने शायद ये जेडाई को गंडन द्वारा परेशान होते हुए देखा था। उसके दिमाग में पिछले जन्म की सारी डिटेल तेजी से घूमने लगी। अगर पिछले जन्म में बाई WEI कन्वीनियंस स्टोर से निकल के ये जेडाई को बचाने गई होगी तो उसका पूरी तरह भीगा हुआ अपीयरेंस अनगंडन की बुलिंग को और खतरनाक हैरासमेंट में बदल सकता था। गास्प्स, उसने पिछले जन्म के मंडे को ये जेडाई के एक्सप्रेशन को याद करने की कोशिश की। उस समय उसकी छोटे आज से कहीं ज्यादा गंभीर थे, लेकिन बाई WEI की मौत पर उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इसका मतलब साफ था, पिछले जन्म में शायद वो ही अनगंडन को रोकने के लिए जान लगाकर खड़ा रहा ताकि बाई WEI उनके साथ ना जाए। अगर ऐसा था तो असली किलर वो तीनों नहीं था, कोई और था। काफी देर तक लॉजिक जोड़ने के बाद यूज एहसास हुआ कि अनटीन गंडन पर शक करना गलत था, लेकिन फिर भी यूज याद आया कि शायद उनके पास नाइफ हो सकती है। इसलिए उन्हें छोड़ दीन पा यूज तुरंत पछतावा हुआ। जहां तक घायल ये जेडाई की बात थी, पिछले जन्म में वो ठीक ठाक ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, इसलिए फिलहाल उसने यूज साइड में रखने का फैसला किया। उसने उससे कहा, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी घर चले जाओ। वो मुड़कर जाने हाय वाला था, तभी उसकी नजर उसकी टूटी हुई अम्ब्रेला पार पड़ी। उसने बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक अम्ब्रेला उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, आगे रास्ते में कुछ चाहिए तो इस तरफ आ जाना। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान से जाना और जल्दी घर पहुंचना। उसके मना करने से पहले हाय वो तेज बारिश में गायब हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। वो पुराने शेड के नीचे खड़े होकर यूज लेकर गालियां देते ही बात कर रहे थे कि क्या उसके सपार बोरा डालकर यूज सबक सिखाया जाए, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। लाफ्स, तभी अचानक वो पूरी स्पीड से उनके सामने पहुंच गया। तीनों दार गए और उन्हें लगा वो पैसा मांगने आया है। वो तुरंत पीछे हटने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, एक चीज चाहिए। वो सस्पिशियस होकर एक दूसरे को देखने लगे। उसने शांत आवाज में कहा, पैसा नहीं, नाइफ चाहिए। गास्प्स, तीनों वही फ्रीज हो गए जैसे उन्हें बात समझ आई नहीं आई। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम लोग बाहर घूमते हो और अपने पास नाइफ भी नहीं रखते। उसकी प्रोवोक करने वाली बात काम कर गई। ग्रीन हेयर वाला लड़का तुरंत अपनी बटरफ्लाई नाइफ निकल के स्टाइल मारने लगा। उसने बस एक नजर डाली और समझ गया कि ये वो वेपन नहीं था जिसकी उससे तलाश थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया था कि मर्डर वेपन का कट बहुत स्मूथ था, जबकि ये नाइफ बहुत फ्लैशी थी। उसने कहा, मैं 100 युएन दूंगा अगर किसी के पास फ्रूट नाइफ जैसी कोई नाइफ हो। पैसे का नाम सुन के बाकी दो गुंडे भी जल्दी से अपनी नाइफ्स निकल लाए। एक के पास स्विस नाइफ थी और दूसरे के पास मिलिट्री फोल्डिंग हंटिंग नाइफ, लेकिन दोनों में से कोई भी वो वेपन नहीं था जिसकी यूज तलाश थी। उसने कैजुअली कहा, नाइफ्स अच्छी है लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 युएन है, रहने दो, और उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को इग्नोर करके वो दोबारा बारिश में निकल गया। लाफ्स, भाई ये लौंडे प्रूफ कर दिए कि लिटरली यूजलेस है। अब ये साफ था कि अन तीनों के पास वो मर्डर वेपन नहीं थी, मतलब ये क्लू भी खत्म। मेरा अंदर फ्रस्ट्रेशन आग की तरह जलने लगी। सच कहूं तो सबसे आसान तरीका यही था कि मैं पिछले जन्म की तरह बाई WEI को रिजेक्ट कर देता और सीक्रेटली उसका पीछा करता। ऐसा करता तो शायद उसी रात किलर को रेंजी हाथ पकड़ लेता, लेकिन इस बार जब उसने यूज जिंदा और सुरक्षित देखा तो वो फिर से उसकी जान को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चाहे यूज समंदर में सुई ढूंढने जैसी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, लेकिन वो दोबारा उसकी जिंदगी पर रिस्क नहीं लेने वाला था। वो वापस कन्वीनियंस स्टोर गया और एक नई अम्ब्रेला खरीदी। वहां के काइंड स्टाफ ने यूज एक साफ टॉवल दिया ताकि वो अपने बालों से पानी पहुंच सके। उसने वाटरप्रूफ स्प्रे इस्तेमाल किया, फोन को वाटरप्रूफ बैग में रखा और फिर पिछले जन्म में बाई WEI के चलने के अंदाज और स्पीड को याद करते हुए उसी तरह बारिश में निकल पड़ा। वो उसी डूम्ड क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक्सक्लेम्स, जैसे हाय वो बारिश में घुसा, तेज हवा ने अम्ब्रेला लगभग तोड़ दी। कीचड़, बारिश और टूटे हुए ग्लास पार कदम रखते हुए वो आखिर उस जगह पहुंच गया जो CCTV कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट की शुरुआत थी। वही जगह जिसे पिछले जन्म की फोरेंसिक रिपोर्ट में बार बार क्राइम सीन बताया गया था। उसकी वाटरप्रूफ वॉच की लाइट धीरे धीरे चमक रही थी। वाटरप्रूफ घड़ी की हल्की रोशनी में समय 22:17 दिख रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और उसकी छतरी सीधा उलट गई। उसने गुस्से में छतरी फेंक दी और बर्फ जैसी ठंडी बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। तभी उसके फोन ने वाटरप्रूफ कवर के अंदर कंपन किया।
वो भीगी हुई इंटेंस की दीवार से टक के घर का सीसीटीवी खोलता है। गर्म पीली रोशनी वाले कमरे में बाई WEI सोफा के कोने में सिकुड़ के बैठी थी। उसके पैर बेचैन हिले जा रहे थे और उसकी नजर बार बार दरवाजे पार जा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और हल्की चिंता भी। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो। घबराना मैट। समय धीरे धीरे 22:29 तक पहुंच गया। तभी सामने से अचानक किसी धातु के टकराने की आवाजें आई। वो तुरंत सतर्क होकर उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर वो एक जाने पहचाने इंसान को देखकर रुक गया। गास्प्स, वो थी जियांग यान, जिन्हाई नंबर 2 कॉलेज की बदनाम लेकिन मशहूर लड़की। इस वक्त वो एक टूटे हुए गैरकानूनी शेड के नीचे बैठी थी और हाथ में पकड़ी फ्रूट नाइफ से सिप छील रही थी। उसने यूज देखते हाय कहा, अरे ओल्ड गु, इतनी रात और इतनी बारिश में यहां क्या कर रहे हो? उसने शांत आवाज में कहा, कुछ काम था, छतरी हवा में टूट गई। तुम यहां क्या कर रही हो? जियांग यान ने नाइफ की नोक से बैग में पदे सिकुड़े हुए सेब को उठाया और हल्की हंसी के साथ बोली, मां के लिए फल लेके आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भगा दिया। वो जानता था कि उसका सो कॉल्ड बुली वाला नाम सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। असल में उसका परिवार बेहद गरीब था और उसकी मां गंभीर किडनी डिजीज से जूझ रही थी। उसके बारिश वाले जूते पर हॉस्पिटल कॉरिडोर में इस्तेमाल होने वाला एंटी स्लिप पाउडर लगा हुआ था और उसके शेरा से ICU डिसइंफेक्टेंट जैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी अस फ्रूट नाइफ पर अटी रही। अस नाइफ की शेप और साइज बिल्कुल वही थी जो बाई WEI मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखी गई थी। जियांग यान ने यूज देखकर कहा, अरे वहां क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ, मेरा घर पास में है, तुम्हें छतरी दे दूंगी। वो जैसे हाई शेड के अंदर पहुंचा, तभी उसका फोन अचानक तेजी से बज उठा। फोन के दूसरी तरफ नर्स घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी कि उसकी मां का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। गास्प्स, जियांग यान का चेहरा तुरंत सेफ पैर गया। उसके हाथ से फ्रूट नाइफ छाप की आवाज के साथ पानी में गिर गई। वो बिना कुछ बोले पागलों की तरह बारिश में भाग गई। वो झुककर उस नाइफ को कीचड़ से उठाता है। ठंडी धातु का एहसास हाथों में उतर गया। ध्यान से जांचने के बाद वो पूरी तरह कंफर्म हो गया, यही वही नाइफ थी, वही हथियार जिसने पिछले जन्म में बाई WEI की जान ली थी। अगर जियांग यान ने ISC अनजाने में यहां गिराया था तो असली किलर अगले आधे घंटे में यहां जरूर आने वाला था। एक्सक्लेम्स, उसने गहरा सांस लिया और नाइफ को वापस वही फेंक दिया। फिर काफी सालों के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के भरोसे अंधेरों में छिपकर इंतजार करने लगा। बारिश लगातार बारिश रही थी। 22:35 पर शराब की बदबू से भरा एक लड़खड़ता होमलेस आदमी शेड के अंदर घुसा। उसने गलती से एक कैन को लात मार दी और उसके कीचड़ भरे जूते नाइफ के हैंडल से रगड़ खाते हुए निकल गए, जिसे नाइफ और अंदर फांस गई। फिर वो आधी शराब की बोतल लेके लड़खड़ता हुआ चला गया। लाफ्स, यह वो नशेड़ी विलन है जो इनएडवर्टेंटली सीन स्पॉइल कर रहा है, भाई कुछ भी। 22:47 पर एक डिलीवरी बॉय तेज ब्रेक लगाते हुए फिसल गया। गिरते समय उसका पांव नाइफ से टकरा गया। वो गालियां देता हुआ उठा और गुस्से में नाइफ को लात मार के नाले की दरार में धकेल दिया। कुछ हाई सेकंड्स में कीचड़ और गंदे पानी ने पूरी नाइफ को ढक लिया। समय 22:55 हो चुका था। अब उस नाइफ को किसी का अचानक देख पाना लगभग नामुमकिन था। बाई WEI की मौत के अनुमानित समय में बस कुछ हाई मिनट बाकी था। तभी अचानक काली रेनकोट और मास्क पहने एक परछाई अंधेरे से उभारी। गास्प्स, वो झुकी हुई चाल से धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा जहां नाइफ छुपी थी और नीचे बैठ गया। उसका पूरा चेहरा एकदम डांस गया। जैसे हाई उसने नाइफ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर बनी बड़ी सल्फर एसिड बर्न स्कार साफ दिखाई दी। वो तुरंत अंधेरे से बाहर निकल आया। हल्की रोशनी में जब उसने रेनकोट के नीचे का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। एक्सक्लेम्स, वो जिन्हाई नंबर 2 कॉलेज का सबसे सम्मानित इंसान, केमिस्ट्री टीचर ली मिंगवान था। मेरा अंदर तूफान उड़ गया। 3 महीने पहले उसने लैबोरेटरी में लैड रहे स्टूडेंट्स को बचाते हुए खुद एसिड से जलना सहा था। बाद में उसने अन स्टूडेंट्स को दांतने की जगह प्यार से समझाया भी था। पूरे इलाके में उसकी इमेज एक परफेक्ट अच्छे इंसान की थी। लेकिन अगर किलर वो ही था तो पिछले जन्म की सारी मिस्ट्री समझ आने लगी। बाई WEI ने अंधेरी गली में अटैक होने के बाद भागने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो भी ली मिंगयुआ पर पूरा भरोसा करती थी। अगर ली मिंगयूज रेनकोट में शेल्टर डीन और अपने घर ले जाने की बात करता तो तूफानी रात में बाई WEI कभी इस पर शक नहीं करती। साइस, ये सोचकर उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस समय तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उसने तय किया कि पहले उसके रात में बाहर आने की असली वजह पता करेगा। उसने आवाज लगाई, लीसा, ली मिंग्या। वो तुरंत मुड़ा। यूस पूरी तरह भीगा देख के उसके चेहरे पर चिंता दिखी। गुनंचे, तुम इतनी बारिश में भी क्यों रहे हो? उसने कहा, बारिश में फंस गया था। लेकिन सर,
आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? वो उसकी आंखों को ध्यान से देख रहा था और तभी यूज उसकी आंखों में एक पाल की हिचकिचक दिखी। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सिगरेट खरीदने निकला था। वो झूठ बोल रहा था। लाफ्स, भाई ली मिंगवान कभी स्मोकिंग नहीं करता था और पूरे शहर में फैमिली मैन के नाम से जाना जाता था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी रेनकोट काफी बड़ी है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वो अभी भी उसी शांत और दयालु इंसान जैसा दिख रहा था। वो चुपचाप सर हिलाकर उसकी रेनकोट के अंदर चला गया। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी नजर पास लगी अडल्ट प्रोडक्ट्स वेंडिंग मशीन पर गई और तुरंत वापस हट गई। उसने उसका कंधा पकड़ लिया और हम दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते उसका दिमाग सुन था। उसके घर पहुंचते हाय उसने अचानक फोन निकाला कि किसी को मैसेज भेजा और फिर जल्दी से फोन रख लिया। लगता है मेन चाबी लाना भूल गया। लेकिन यूं साफ महसूस हुआ था कि उसकी कमर पार चाबी तंगी हुई थी। गास्प्स, अस रात का उसका दूसरा झूठ था ये। उसके मन का शक और बढ़ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी पत्नी एक्सिंग खादी थी जो उसी कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर थी। उसने पतला सिल्क रोब पहना हुआ था जिसकी बेल्ट ढीली थी और उसका चेहरा हल्का लाल था। घर के अंदर से गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। उसने देखा कि टेबल पर आधी गिरी हुई वाइन बॉटल, जलती हुई सेंटेड कैंडल्स और बिखरी हुई रोज पेटल्स पड़ी थीं। एक्सक्लेम्स, भाई सीन समझे? घर में फुल रोमांटिक सेटअप था। जलती हुई सेंटेड कैंडल्स और फर्श पर बिखरी रोज पेटल्स। कमरे की हवा में अभी भी अधूरी रोमांटिक वार्मथ बाकी थी। उसी पाल उसके दिमाग में जैसे बिजली गूंज गई। सारी बिखरी हुई क्लूज अचानक एक सीधी लाइन में जुड़ गई। आज रात ली मिंगवान अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक टाइम बिताने वाला था, लेकिन घर में अडल्ट प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे। लाफ्स, भाई इसलिए वो तूफानी बारिश में बाहर निकला था। भाई ये तो बिल्कुल एक क्लासिक गलत वक्त पे गलत जगह का केस निकला। रास्ते में अपनी आदत के मुताबिक उसने ब्लॉक ड्रेनेज साफ करने की कोशिश की और तभी यूज वो फ्रूट नाइफ मिली। फिर संयोग से उसकी मुलाकात उससे हो गई। यूज इस हालत में देखकर वो यूज अकेला छोड़ नहीं चाहता था, इसलिए अपने साथ घर ले आया। और थोड़ी देर पहले चाबी भूल गया वाला झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि उसकी पत्नी जल्दी से अपने रिवीलिंग क्लोथ्स बादल सेक। उसी पाल उसकी सारी अजीब हरकतों का जवाब उससे मिल गया। लाफ्स, भाई केस सॉर्टेड, मिस्ट्री का एक और लेयर खत्म। एक्सिंग ने चिंतित होकर कहा, इतना भी कैसे गए? जल्दी ये टॉवल लो। उसने टॉवल लेते ही कहा, थैंक्स शिमे। वो बाल सुखा रहा था, लेकिन उसके मन की शंका अब और भी गहरी कंफ्यूजन में बादल चुकी थी। अगर ली मिंग सच में वही दयालु इंसान था, अगर उसकी पत्नी सच में उसका इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा आदमी सच में किसी फीमेल स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ सकता था? तभी एक्सिंग की नजर लीमिंग के हाथ में पकड़ी गंदी नाइफ पार गई। ये नाइफ कहां से मिली? इतनी गंदी क्यों है? लीमिंग ने कैजुअली जवाब दिया, ड्रेनेज के पास पड़ी थी। काफी गार्बेज आता हुआ था। फिर रास्ते में गुनंचे मिल गया तो फेंकना भूल गया। इतना कहकर वो नाइफ को डस्टबिन में डालने लगा। लेकिन तभी यूज अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत कहा, एक मिनट ली सर, ये नाइफ मुझे दिखाइए। ली मिंगयुआ ने बिना सोचे नाइफ को उल्टा घुम के यूज हैंडल की तरफ से पकड़ाया और ब्लेड अपनी तरफ रखा। उसका ये छोटा सा अनकॉन्शियस एक्शन फिर साबित कर रहा था कि वो अंदर से कितना जेंटल इंसान था। साइस, उसने नाइफ को ध्यान से जांचा और अगले हाई सेकंड उसका चेहरा बादल गया। पहले अंधेरों में वो साफ नहीं देख पाया था, लेकिन अब यूज ब्लेड पर छोटे छोटे डेंट्स दिखाई दिए। साफ था कि जियांग यान ने इसे कोई हार्ड चीज काटी थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में ब्लेड डैमेज का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि बाई WEI के शरापार बेन वुंड्स इस नाइफ से मैच हाई नहीं करते, यानी असली मर्डर वेपन ये नाइफ थी, हाई नहीं। गास्प्स, उसका पूरा चेहरा शून्य पैट गया। वो पूरी तरह गलत टारगेट के पीछे भाग रहा था। उसने तुरंत रिस्ट वॉच देखा। रात के 10 बज चुके थे। असली किलर शायद अभी इस वक्त सामने आने वाला था। उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। उसने जल्दी से टॉवल एक्सिंग को वापस दिया। सॉरी सर, बहुत देर हो गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। आपकी रेनकोट मैं अभी के लिए ले जा रहा हूं। उसने नाइफ वापस लीमिंग के हाथ में थमाई और रेनकोट पहने के दोबारा तूफानी बारिश में निकल पड़ा। वो पूरी स्पीड से वापस क्राइम सीन की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने आसपास कई बार सर्च किया। बीच बीच में कुछ राहगीर जल्दी जल्दी गुजरते दिखे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो रुककर क्राइम कर सके। 23:30 तक सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। उसने फोन निकालकर CCTV देखा। बाई WEI अब भी सोफा के कोने में सिकुड़ के बैठी थी। उसकी आंखें नींद से बैंड हो रही थीं। सर बार बार झुक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को जगाए हुई थी। हर कुछ सेकंड में वो दरवाजे की तरफ देखती,
जैसे अभी भी उसका इंतजार कर रही हो। साइस, उसने अपने हाथ कास के बैंड कर लिए। फिर उसने रेनकोट उतर दी और अंधेरों में क्राइम सीन के आसपास घूमता रहा। लेकिन रात के 12 बजने के बाद भी कोई सस्पिशियस इंसान दिख नहीं आया। उसके दिल में धीरे धीरे दार और बेबसी भरने लगी। गास्प्स, क्या वो सच में किलर को मिस कर चुका था? अगर असली किलर नहीं मिला तो पिछले जन्म में बाई WEI पार लगा झूठा इल्जाम कभी साफ नहीं हो पाएगा। उसने सर उठाकर आसमां की तरफ देखा। बर्फ जैसी बारिश लगातार चेहरे पार गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। उसने CCTV दोबारा खोला। स्क्रीन पर बाई WEI आधी नींद में थी, लेकिन फिर भी अकेलेपन के दार को दबाकर दरवाजे तक चली आई थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। तभी इंटरकॉम से अचानक उसकी आवाज आई। हेलो, हेलो। अचानक आई आवाज से वो हल्का सा डर गई और तुरंत कैमरा की तरफ देखने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे थोड़ा काम आ गया था, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर नींद आ रही हो तो पहले सो जाना। बाई WEI ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? बस यही काफी है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने कैमरा की तरफ हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, मैं वादा करता हूं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद वो थके हुए कदमों से वापस कंबल में जाकर सिकुड़ के बैठ गई। उसके चेहरे की चिंता अब काफी कम हो चुकी थी। वो सुनसान सड़क पार खड़ा था। मूसलाधार बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। ठंडा पानी पूरे शहर से बह रहा था। ये उसकी पुरानी आदत थी। ठंडा पानी उसके दिमाग को तेज कर देता था। उसने आज रात की हर घटना को दोबारा जोड़ना शुरू किया। कन्वीनियंस स्टोर का क्लर्क, ये ZI, वो 3 गुंडे। उसने हर इंसान को शक की सूची में डाल दिया। ये ZI यूज गंडन ने लूट लिया था। उसका बैग पूरी तरह उल्टा पड़ा था और उसके पास एक पैसा तक नहीं था। हथियार होना तो डोर की बात थी। यूज उसने तुरंत शक से बाहर कर दिया। तीनों गुंडे, उनके पास मोटिव था लेकिन उनकी नाइफ्स फॉरेंसिक रिपोर्ट से मैच नहीं करती थीं, उन्हें भी बाहर कर दिया। होमलेस आदमी और डिलीवरी बॉय जिस नाइफ्स को छूकर गए थे वो भी असली हथियार नहीं थे। एक्सक्लेम्स, जैप सारे नाम किन लोगों को हत्या टैब उसकी याद अचानक एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी जिस पर उसने कभी शक करने की सोची भी नहीं थी, जियांग यान। उसने सोचा, अगर जियांग यान हॉस्पिटल भागी जरूर थी लेकिन उसकी मां की हालत जल्दी स्टेबल हो गई हो तो आधे घंटे में उसका वापस आना बिल्कुल संभव था। और अगर लौटे समय यूज याद आया हो कि उसकी नाइफ खो गई है तो क्या उसने पास की दुकान से बिल्कुल वैसी हाई दूसरी फ्रूट नाइफ खरीद ली होगी। तभी यूज केस फाइल की एक डिटेल याद आई। रात 10 से 11 बजे के बीच किसी ने भारी बारिश में एक फ्रूट नाइफ खरीदी थी और सबसे डरावनी बात, उसका वापस आने का समय बिल्कुल वही था जब वो और लीसा उसके घर से दौड़ा। जैसे हाई उसने सारी टाइमलाइन जोड़ी, जियांग यान का शक अचानक सबसे ऊपर पहुंच गया। सच जानने का सिर्फ एक तरीका था, अभी उसके घर जाना। अगर वो घर लौट चुकी होगी और उसके पास नई नाइफ होगी तो सब साबित हो जाएगा। वो तुरंत उसकी गली की तरफ बढ़ा। डोर से हाई उसके घर की लाइट जलती दिखी और उसका दिल भारी हो गया। उसने गहरा सांस लेके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जियांग यान बिना शर्ट के खादी थी। उसके सर पर टॉवल रखा हुआ था। उसने यूज देखकर कहा, अरे ओल्ड गु, अभी तक घर नहीं गया? और ये रेनकोट कहां से मिली? वो अंदर गया और उसकी नजर सीधे टेबल पर पड़ी। एक्सक्लेम्स, एक बिल्कुल नई फ्रूट नाइफ। केस फाइल में लिखा मिस्टीरियस बायर, वो सच में जियांग यान थी। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, लीसा ने दी थी। तुम अभी वापस आई हो? वो कैजुअली बोली, हमा की हालत अचानक खराब हो गई थी। इतनी जल्दी में निकली कि तुम्हें अम्ब्रेला देना भी भूल गई। लेकिन तू इतनी रात में घूम क्या रहा है? उसने सामान्य दिखने की कोशिश की। कुछ नहीं, मुझे बारिश में घूमना पसंद है। वैसे तुम्हारी पुरानी नाइफ गिर गई थी ना, फिर नई क्यों खरीदी? जियांग यान अचानक चौंक गई। डैम, पॉकेट्स में ढूंढती रही, मिली हाई नहीं। कहाँ गिरी? उसने जवाब दिया, लीसा को मिली, उन्होंने यूज ट्रैश में फेंक दिया। वो हंसते ही बोली, और छोड़ो, वैसे भी असिस लकड़ी काटी थी, ब्लेड खराब हो गई थी, रास्ते में नई खरीद ली। उसकी मुस्कान बिल्कुल सामान्य थी, साइस, लेकिन उसका दिल और भारी हो गया। उसके घर लौटने का समय, नई नाइफ खरीदना, सब कुछ मर्डर टाइमलाइन से परफेक्टली मैच कर रहा था। उसने कुछ पाल सोचकर सीधा पूछा, जियांग यान, हम दोस्त हैं ना? वो तुरंत हंस पड़ी। दोस्त? अरे हम तो भाई है।
क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? सीधा बता। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी दिन तुम्हें किसी क्राइम में फैंसेट देखूं। कुछ भी करो, लेकिन कानून तोड़ने जैसा मत करना। आंटी को तुम्हारी जरूरत है। जियांग यान कुछ सेकंड्स के लिए स्तंत रह गई। असल में उसने उसकी बात पूरी तरह गलत समझ ली। यूज उसके स्कूल में फेक सिगरेट्स बेचने वाले प्लान का पता चल गया है। लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो इमोशनल हो गई। रिलैक्स, तू मुझे नहीं जानता क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक्सक्लेम्स, यूज लगा उसका मकसद पूरा हो गया। वो वहां से निकल पड़ा। लेकिन यूज नहीं पता था उसकी ये बात उसके दिल पर इतनी गहराई से असर करेगी कि वो हमेशा के लिए फेक सिगरेट बेचने का इरादा छोड़ देगी। जब वो बारिश में वापस मुड़ा, उसने पीछे खड़े होकर अपनी मुट्ठी सीने पा मारी और मन हाय मन कसम खाई कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई है। वो भारी मन से वहां से निकला। ली सर की रेनकोट लेके चुपचाप उनके घर पहुंचा और यूज दरवाजे के बाहर रख दिया। अंदर से धीमी रोमांटिक आवाजें आ रही थीं, इसलिए उसने डिस्टर्ब नहीं किया। लाफ्स, भाई सीन सॉर्टेड वहां भी। वो पूरी तरह भीगता हुआ घर लौटा, लेकिन रास्ते में उसका दिल थोड़ा हल्का हो चुका था। अगर जियांग यान सच में किलर थी तो कम से कम अभी वो ऐसी हालत में थी जहां यूज सही रास्ते पार लाया जा सकता था। और फिलहाल उससे ज्यादा सस्पिशियस कोई और नहीं था। जब वो घर पहुंचा तब आधी रात पार हो चुकी थी। दरवाजा खुलते हाई कंबल में अदसोई बाई WEI अचानक जाग गई। यूज देखते हाई उसके चेहरे पर खुशी फैल गई और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। लेकिन पास आते हाई वो रुक गई। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने घबरा के कहा, तुम सिर्फ खाना लेने गए थे, खुद को ये क्या हालत बना ली? वो हल्का सा हंसा। बारिश बहुत तेज थी। अम्ब्रेला टूट गई। खाना भी उड़ गया। वो तुरंत चिंतित हो गई। पहले जाकर हॉट बाथ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। उसके चेहरे की जेन्युइन चिंता देखकर वो मुस्कुरा दिया। फिर उसने थोड़ा झिझक के कहा, गेस्ट रूम में सिर्फ खाली बेड है, कुछ भी तैयार नहीं। अगर चाहो तो आज सोफा पार सो जाओ या मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। वो हंस पड़ा। मैं सोफा पार सो जाऊंगा। फिर मजाक में बोला, तुम बेड पार सोना, मैं बस पहले बात लेकर आता हूं। क्योंकि वो फ्लोर गीला नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे लिविंग रूम में हाई भीगे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कपड़ों की आवाज सुनकर बाई WEI ने अनजाने में ऊपर देखा। उसके चेहरा की भीगी मसल्स देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा गर्म हो गया, गाला सूख गया। गास्प्स, उसने ध्यान नहीं दिया और कैजुअली कहा, मैं बाथ लेकर आता हूं, बाद में तुम्हें बेडरूम में सुला दूंगा। वो कपड़े लेके बाथरूम में चला गया। बाई WEI बस चुपचाप सर हिलाती रह गई। जैसे हाई बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी, वो जैसे सारी ताकत खोकर सोफा पार गिर गई। कुछ हाई देर में वो वही गहरी नींद में सो गई। वो बात के बाद धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसके शांत सोए चेहरे को देखकर यूज अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में जिंदा है। उसने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। उसके हाथ से गिरती पानी की बूंद उसके होंठों पर गिरी और उसने नींद में हल्का सा होंठ चालिया। वो तुरंत घबरा गया और हाथ पीछे खींच लिया। तभी बाहर तेज बिजली कड़की। बाई WEI करवट बदलते ही आधा कंबल नीचे गिरा बैठी। उसने यूज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। गास्प्स, लेकिन उसकी उंगलियां उसके नर्म गैरल को छू गई। उसी पाल उसकी सांसें अचानक तेज हो गई। पलकें कांपने लगी। वो समझ गया वो जाग चुकी थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने पूरे कंबल समेत यूज अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। उसकी बाहों में आते हाय उसका चेहरा और डेंस हो गया। उसने यूज धीरे से बेड पार रखा, कंबल हटाकर अपना ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया। फिर वो उसके कण के पास झुककर धीरे से बोला, गुड नाइट। उसकी गर्म सांस उसके कण से टकराई तो उसने हल्का सा गर्दन सिकोड़ ली। वो मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। साइस, दरवाजा बैंड होते हाई बाई WEI ने अंधेरों में धीरे से आंखें खोल दीं। असल में लिविंग रूम से बेडरूम तक के कुछ कदमों में उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो इतनी नर्वस थी कि यूज लगा कुछ और होगा, लेकिन आखिर में यूज सिर्फ एक नरम गुड नाइट मिला। लाफ्स, भाई ये लड़की फुल ओवरथिंक मोड में थी और हीरो ने सीधा गुड नाइट बोल के सेंड कर दिया, टू स्मूथ। उसने ब्लैंकेट को पकड़ के अपने चेहरे तक खींच लिया। ब्लैंकेट पार अभी भी उसके बॉडी वॉश की हल्की खुशबू थी। अस रात पहली बार वो सिकुड़ के नहीं सोई, बल्कि पूरे आराम से ब्लैंकेट में लिपट के गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह पूरी रात चली बारिश आखिरकार धीमी पड़ चुकी थी। अच्छी नींद लेने के बाद बाई WEI सुबह जल्दी उठ गई और उसने पिछली रात सुखाए गए कपड़े पहन लिए।
अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए वो खुद हाई पूरे मन से उसका कमरा साफ करने लगी और थोड़ी हाई देर में उसने बेडरूम को बिल्कुल चमका दिया। लेकिन जैसे हाई वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, वो अचानक वही जम गई। पिछली रात वो इतना थक चुका था कि नीचे सिर्फ एक टॉवल लपेटकर और कंबल ओढ़कर हाई सोफ पर सो गया था। लेकिन अब वो टॉवल जाने कब नीचे गिर चुका था। गास्प्स, वो उसकी तरफ पिट किए सो रहा था और ये नजारा देखते हाई बाई WEI का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। लाफ्स, भाई ये तो पक्का है कि वो सुबह का चाय नाश्ता भूल हाई गई होगी। इस सीन के बाद खुद का ध्यान हटाने के लिए उसने जल्दी से फ्रिज में राखी चीजों से सैंडविच और गर्म दूध बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही शर्म से भरा दृश्य घूम रहा था। तभी उसने नाश्ता टेबल पर रखा और उसी समय उसकी आंख खुल गई। आधी नींद में उसने आदातना अपना हाथ बेड के पास राखी बंदूक की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी कांच की मेज थी। वो अचानक उठ बैठा और महसूस किया कि उसके कंधे का वो पुराना जख्म जो पिछली जिंदगी में अपराधियों का पीछा करते समय लगा था, अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा था। उसने हैरान होकर अपना चेहरा देखा तो लड़ाइयों के सारे निशान गायब थे और उनकी जगह एक जावा और स्वस्थ चेहरा था। उसी पाल यूं सच का एहसास हुआ। एक्सक्लेम्स, वो सच में 10 साल पीछे लौट आया था। वो तुरंत खुले बेडरूम की तरफ देखने लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे हाई उसने रसोई में बाई WEI को काम करते देखा, वो राहत की सांस लेके वापस सोफ पर गिर पड़ा। ये सपना नहीं था, वो सच में उस तूफानी रात से भाग गई थी। पिछली जिंदगी में एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण उसने हमेशा पछतावा और थकान भरी जिंदगी जी थी। यूज कभी अपनी जवानी जीने का मौका हाई नहीं मिला, लेकिन अब वो भी उसके पास थी और उसकी जवानी भी लौट आई थी। इस बार उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी दोबारा सही तरीके से जिएगा। गुनंचे, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बाई WEI ने डाइनिंग एरिया से झांक के सर बाहर निकाला और नरम आवाज में यूज पुकारा। वो उठकर बैठा और हवा में तैर रही ताजा ब्रेड और गर्म दूध की खुशबू को महसूस करते हुए बोला, अभी आया। वो टेबल तक पहुंचा तो देखा वो चुपचाप वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगली बार मेरा इंतजार मत करना, पहले खा लिया करो। उसने हल्के से सर हिलाया। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे खाने के बाद साथ में बर्तन धोने होते हैं। पहले चखो, पसंद आया या नहीं। अगर कुछ बदलना हो तो अगली बार वैसा हाई बनाऊंगी। उसने एक और बाइट लिया और हंस पड़ा। तुम्हारे हाथ का खाना तो स्कूल की पिछली गली में दुकान खोल सकता है। मेन कैशियर बन जाऊंगा, तुम शेफ। फिर मजाक में बोला, पहले मेन अकेला रहता था तो काफी एक्टिव था, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते कहीं आलसी ना बन जाओ। बाई WEI ने दोनों हाथों से चेहरा थाम लिया और उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। गम अंडे और पिघले चीज का स्वाद उम्मीद से कहीं बेहतर था। उसने नैपकिन उठाकर उसके नाक पार लगा तेल हल्के से साफ किया। इतना करते हाई उसके कंटक लाल हो गए और वो शर्म कर सर झुककर दूध हिलाने लगी। लाफ्स, भाई इतने सिंपल से काम में भी ब्लश कर गई। फुल सिंप मोड एक्टिवेटेड। नाश्ता खत्म होने के बाद वो प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसका हाथ उसके हाथ से टकरा गया। उसका हाथ बेहद नरम था लेकिन बर्फ जैसा ठंडा। उसने जिद करके सारे घर का काम अपने ऊपर ले लिया और कुछ हाई देर में पूरा किचन चमका दिया। बाहर निकलते हाई वो फिर इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई और काम धुंध रही हो। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ के यूज सोफ पर बिठा दिया। तुम ठीक नहीं लग रही हो। अगले 2 दिन कोई काम नहीं। मैं घर का मालिक हूं। मेरी बात मानो और आराम करो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर वो सचमुच डर गई और चुपचाप सर हिला दिया। फिर उसने कहा, थोड़ी देर बाद मैं साथ मां के चलना। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। मैं घर जाकर अपने कपड़े ले आऊंगी। घर का नाम सुनते हाई उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई। उसने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, नए खरीद लेंगे। पैसा नहीं है तो फिलहाल मेरी तरफ से समझो, बाद में ब्याज समेत काम करके चुका देना। अगर पूरा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो समझ गई कि वो यूज रोकना चाहता है। उसके दिल में हल्की गर्माहट दाऊद गई और उसने धीमे से मुस्कुराकर हामी भर दी। रास्ते में उसने पूछा, तुम आमतौर पर कपड़े कहां से खरीदी हो? उसने धीरे से जवाब दिया, स्कूल के पीछे वाली सेकंड हैंड दुकान से। 50 युआन में पूरा सेट मिल जाता है, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से साफ करती हूं। हर बार उबालकर धूप में सुखा देती हूं। उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे डर हो कि वो यूज नीचे समझेगा। तभी यूज एक जगह याद आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और यूज मोड़ के पास एक बेड शीशे वाली दुकान तक ले गया। अंदर एक पुरानी दर्जी की दुकान थी जहां घंटियों की आवाज और धीमा संगीत मिलकर अजीब सी सुकून भरी हवा बना रहे थे। महंगे कपड़ों को देखकर बाई WEI ने घबराकर उसकी बाह पकड़ ली। ये जगह बहुत महंगी लग रही है। उसने मुस्कुराकर कहा,
दुकान वाली मेरी माँ की पुरानी दोस्त है। स्टूडेंट्स के लिए खास डिस्काउंट देती है। टेंशन मैट लो। एक्सक्लेम्स। अंदर जाते हाय कपड़ों और अत्तर की खुशबू फैल गई। काउंटर के पीछे बैठी शुई ने हमारी तरफ देखा, फिर हमारे जूड हाथों पर नजर डालकर मुस्कुरा उठी। अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की है। नैंकिंग, गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलवाने लाए हो क्या? इतना सुनते हाई बाई WEI के कर्ण लाल हो गए। उसने उसकी घबराहट समझकर धीरे से हाथ छोड़ दिया और कहा, शुई, इसके लिए मौसम बदलने वाले कुछ आरामदायक कपड़े दिखा दूं। कॉटन वाले अच्छे रहेंगे। शुई मुस्कुराते ही यूज पर्दे के पीछे ले गई। पर्दा पूरी तरह ढक नहीं रहा था, इसलिए बाई WEI बार बार झंक कर खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो खिड़की के पास बैठ के कैटलॉग देखने लगा। तभी अंदर से उसकी धीमी सी शर्माई आवाज सुनाई दी। वो लेस वाला सच में उसकी जरूरत नहीं। शुई हंस के बोली, और आटोन को सबसे पहले खुद को खुश करना चाहिए। अंदर पहने जाने वाले कपड़े बस वही होने चाहिए जो खुद को पसंद हो। ये वाला पहनेंगी तो नैंकिंग उसके पार से नजर हाय नहीं हटावेगा। तुम्हें भी पसंद आएगा और यूज भी, दोनों का फायदा। लाफ्स। शुई तो बिल्कुल मैचमेकर मोड में चली गई। बाई WEI कई बार कहना चाहती थी कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है, लेकिन हर बार शब्द उसके होंठों तक आके रुक जाते। आखिर में वो बस शर्म से लाल चेहरा लिए चुपचाप सर झुकाता गई। अंदर के कपड़े चुनने के बाद शुई फिर कई सेट्स कपड़े लेके पर्दे के पीछे चली गई। उधर कपड़ों की सरसाराहट सुनकर उसके दिमाग में उसकी अलग अलग तस्वीरें घूमने लगी और गर्दन तक गर्मी चढ़ गई। गास्प्स। तभी पर्दा अचानक खुला। अजीब तो नहीं लग रहा? बाई WEI ने स्कर्ट पकड़ के हल्का सा घूमते हुए पूछा। हल्की धूप में पतली कॉटन की ड्रेस उसके चारों तरफ ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई सेफ फूल खिल गया हो। एक्सक्लेम्स। वो कुछ पाल यूज बस देखता हाय रह गया, फिर उठकर उसके कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरा बटन गलत लगाया है। उसकी उंगलियां गलती से उसकी गर्दन को छू गई। वो हल्का सा कांप गई और उसने भी झट से हाथ पीछे खींचकर पास रखा स्ट्रॉ हैट उसके सपार रख दिया। उसकी आंखों में घबराहट और शर्म दोनों साफ दिख रहे थे। लाफ्स। शुई हंस पड़ी। लगता है तुम दोनों को ये काफी पसंद आया। चलो अब ये वाला ट्राई करो। पर्दा फिर खुला। इस बार पतली सेफ ड्रेस सुबह की रोशनी में उसके नाजुक शरीर को और खूबसूरत बना रही थी। वो कुछ सेकंड्स तक नजरें हाय नहीं हटा पाया। शुई का सिलेक्शन कमाल का था। हर कपड़ा अस्पा बिल्कुल फिट बैठ रहा था, लेकिन जब उसने और कपड़े निकलने शुरू किए तो उसने जल्दी से रोक दिया। बस करो शुई, मेरी कार्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। वो हंसते ही बोली, दार किस बात का? बाद में तेरी मां से पैसे ले लूंगी। बहु पार खर्च करके वो खुद खुश होंगी। मुझे तो लगता है तुम दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है। लाफ्स। शुई ने पूरा ट्रैप लगा दिया भाई। कार्ड लिमिट भी वॉन करो और बहू वाली बात भी सुनाओ। वो बस मजबूरी में मुस्कुरा दिया और उससे बार बार ये बात किसी को ना बताने की विनती करने लगा। आखिर में उसने दोस्ती वाला भारी डिस्काउंट दे दिया। बिल बनते समय उसने अंदर वाले कपड़ों का पैकेट अलग रखते ही धीरे से उसके कण में कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फिगर मैंने अच्छे से देख ली है। लाफ्स। वो खिसी पैट गया और लाल कानून के साथ जल्दी से कार्ड आगे बढ़ा दिया। तभी उसकी नजर बाई WEI पा गई, जो दुकान के कोने में राखी लेस वाली नाइट ड्रेस को चुपचाप देख रही थी। सुबह की धूप में उसका चेहरा इतना शांत और खूबसूरत लग रहा था कि अचानक पिछली जिंदगी की वो बारिश वाली रात याद आ गई। साइस। वही ठंडी तस्वीर जिसमें उसकी जान जा चुकी थी। उसने मुठ्ठियां भाई और मन हाय मन कसम खाई कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसके इस मुस्कुराते चेहरे को टूटने नहीं देगा। कपड़ों की खरीदारी खत्म होने के बाद अब सिर्फ बिस्तर का सामान लेना बाकी था। वो बैग उठाकर आगे चल रहा था और बाई WEI भी पीछे पीछे धीमे कदमों से यूज देख रही थी। बैग में राखी हल्की हारी लेस हवा में हिल रही थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, चलो अब चौथी मंजिल पार चलते हैं। जो पसंद आए वही ले लेना। आखिर इस्तेमाल तुम्हें हाई करना है। अस्पाल हम बिल्कुल किसी छोटे कपल की तरह लाग रहे थे। बिस्तर वाले सेक्शन में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। ट्रॉली धकेलते हुए उसके पीछे चल रहा था और यूज चादरें विधि से चुनते देखकर उसके मन में अजीब सी नई जिंदगी वाली भावना उठ रही थी। उसने एक रजाई की कीमत देख के धीरे से पूछा, ये बहुत महंगी नहीं है? उसने तुरंत एक सिल्क कंबल उठाकर उसकी बाहों में रख लिया। पहले पसंद तो करो। लेकिन जैसे हाय वो दूसरी तरफ देखने लगा, उसने चुपके से वो महंगा कंबल वापस रख लिया और सस्ता हारा वाला उठा लिया। इसका कपड़ा भी अच्छा है। साइस। वो समझ गया कि वो सिर्फ कीमत देखकर पीछे हट रही है। उसने उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। अच्छा बिस्तर नींद के लिए जरूरी होता है, और वैसे भी आगे तुम गेस्ट रूम में नहीं सूगी। बाद में ये सब मेहमानों के काम आ जाएगा, इसलिए अच्छा वाला लेना ठीक है।
उसके इस वाक्य में छिपा मतलब सुनकर वो कुछ पाल के लिए चुप रह गई। तभी उसने यूज पास खींचते हुए कहा, आओ ये वाला मैट्रेस ट्राई करो। बिना यूज संभालने का मौका दिए उसने यूज मुलायम बिस्तर पर बिठा दिया और पीछे तकिया लगा दिया। उसका हाथ हल्के से उसकी कमर के पास छू गया। गास्प्स, मुलायम बिस्तर में बैठी बाई WI का चेहरा गुलाबी हो गया और यूज लगा जैसे आसपास की हवा भी मीठी हो गई हो। सारी खरीदारी खत्म होने के बाद उसने ट्रॉली में रखे सामान को देखते ही धीरे से कहा, थैंक यू गुनंचे। तभी वो अचानक रुक गया और वो सीधा उसकी पीठ से टकरा गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हरकत देखकर यूज उसकी जिद से ज्यादा सुरक्षा वाली आदत महसूस हुई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मिठास भी झलक उठी। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर झिरी से बाहर देखने लगा और अगले हाई पाल उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक्सक्लेम्स, बाहर जांग्यान खादी थी, वही लड़की जो अभी उसकी नजर में सबसे बड़ी शाकी थी। पिछली जिंदगी में आज के दिन वो कभी उसके घर नहीं आई थी, यानी इस बार घटाने बादल चुकी थीं। उसने खुद को संभालते ही दरवाजा खोला। जांग्यान, तुम यहां? वो मुस्कुराई। क्या बिना काम के नहीं आ सकती? कल रात इतनी बारिश में तुम पूरी तरह भीग गए दा। लगा कहीं बीमार ना पड़ जाओ, इसलिए मां से कहकर अदरक वाला सूप बनवाया है। उसके हाथ में रखा थर्मोस देखकर समझ आया कि कल रात उससे समझाने जाना बेकार नहीं गया था। शायद उसी वजह से वो इतना भावुक हो गई थी। उसके चेहरे पर सच्ची दोस्ती साफ दिख रही थी और वो कुछ पाल समझ ही नहीं पाया कि क्या सोचे। उसने बस सर दबाते हुए कहा, सच कहूं तो थोड़ा भारी लग रहा है। वो तुरंत बोली, तो जल्दी से गरम गरम पाई लो। तभी उसकी नजर उसके पीछे खादी बाई WI पार पड़ी। वो कुछ पाल उन्हें देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा उठी। ओह, समझ गई। भाभी जी नमस्ते। लाफ्स, भाई जांग्यान ने एक सेकंड में पूरा केस रीड कर लिया। लगता है मैं गलत टाइम पार आ गई। फिर उसने थर्मोस आगे बढ़ते हुए कहा, यह रेड डेट और अदरक वाला सूप है, भाभी के लिए भी अच्छा रहेगा। मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है, मां अकेली है। इतना कहकर वो जल्दी से चली गई। वो उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। दिल के अंदर अजीब सी उलझन थी। साइस, इतनी सीधी और वफादार लड़की क्या सच में वही खून करने वाली हो सकती है? वो तो अब बस यही चाहता था कि जल्द से जल्द कोई और असली गुनाहगार सामने आ जाए और उसके ऊपर से शक आ जाए। बाई WI भी दरवाजे की तरफ देखते ही बोली, सब कहते हैं वो स्कूल की सबसे खराब लड़की है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसी नहीं लगी। उसने थर्मोस खोलते ही जवाब दिया, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा बाहर से दिखा है। उसके पास भी अपनी मजबूरियां हैं। अंदर से अदरक और खजूर की तेज खुशबू उठी। उसने 2 कटोरे भरे और एक उसके हाथ में दे दिया। तुम भी कल रात काफी भीगी थीं, चेहरा भी कमजोर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा पीना। गर्म सूप गेल से उतरते हाई पूरे शहर में गर्मी फैल गई। बाई WI धीरे से बोली, मैंने हमेशा लोगों से उसकी बुराई हाई सुनी थी, पर वो तो काफी अच्छी लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, हालात इंसान को बादल देते हैं, वरना वो ऐसी नहीं बनती। हालात, ये शब्द सुनके बाई WI की आंखें हल्की उदास हो गई, जैसे उसके अपने पुराने घाव छू गए हो। साइस, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब से बार बार थैंक यू मैट कहा करो, शब्दों से ज्यादा काम मेन रखते हैं। जब तक तुम मेरा एहसान चुका नहीं देती, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो हल्का सा शर्मा गई, लेकिन फिर भी चुपचाप सर हिला दिया। सामान की डिलीवरी का पता देकर हम वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक दुकान से मीठी खुशबू आ रही थी, तो उसने गर्म चावल की केक खरीद ली। यूज ठंडा करके उसके होंठों तक ले गया। उसने एक छोटा सा कोर लिया और मीठी चाशनी उसके होंठों पर लाग गई। उसने अंगूठे से हल्के से साफ करते हुए पूछा, कैसा है? वो मुस्कुराई, बहुत मीठा और बहुत अच्छा। उसने हंसते हुए कहा, अगली बार तुम्हें फूड स्ट्रीट ले जाऊंगा, वहां इसे भी ज्यादा स्वादिष्ट चीजों मिलती है। एक्सक्लेम्स, उसकी बातें सुनते ही वो चुपचाप उसकी पीठ को देखती रही, और यूज बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या क्या बदलने लगा था। उसके दिल में आज भी बचपन में पार्क में किया गया हमारा वो वादा बसा हुआ था। जब हम रोजमर्रा का सामान खरीद कर घर लौटे, टैब तक नया बिस्तर भी आ चुका था। वो गेस्ट रूम के फर्श पर घुटनों के बाल बैठ के बेडशीट लगा रहा था, जबकि बाई WI नए तकिए को सीने से लगाए पास खादी थी। उसने धीरे से कहा, ये मेन कर देती। उसने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, रहने दो, मुझे डर है कहीं तुम खुद को हाय रजाई में सिल ना लो। लाफ्स, इतना कहकर उसने नई चांद जैसी सेफ चादर झटके से खोली और मजाक में उसके सर पार डाल दी। फिर मुस्कुरा के बोला, अब ये पूरा कमरा
ये पूरा घर तुम्हारा है, जब तक तुम्हारा मन करे यहां रह सकती हो। उसकी ये साधारण सी बात सीधे उसके दिल में उतर गई। वो अचानक पलट के दूसरी तरफ देखने लगी। उसने महसूस किया कि कमरे की हवा जैसे बादल गई हो। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वो रो रही थी। शायद पहली बार यूं सच में किसी घर जैसा एहसास मिला था। साइस माहौल हल्का करने के लिए उसने जानबूझकर मजाक किया। इतनी जल्दी इमोशनल मैट हो? किराया तो मैं फिर भी लूंगा, रहना फ्री नहीं है। सोच लो ये कर्ज कैसे चुकाओगी? उसकी बात सुनकर बाई WEI ने आंखों के नारे पोंछे, फिर उसकी तरफ मुंह दी। उसकी आंखें हल्की लाली थी, लेकिन चेहरे पर बेहद चमकदार और दिल से निकली मुस्कान थी। वो अभी यूज ठीक से सेट करके खुद सोफ पर थोड़ा आराम करने हाय वाला था कि अचानक डोरबेल जोर से बज उठी। गास्प्स, बाई WEI भी दार के तुरंत एक कदम पीछे हट गई। पिछले जन्म की इस दर्दनाक घटना के बाद उसकी नसें हमेशा तानी रहती थीं। वो जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यूजदार था कि कहीं दरवाजे के बाहर वही छिपा हुआ कातिल ना हो। वो झटके से उठा और तुरंत बाई WEI को अपने पीछे छुपाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक्सक्लेम्स, फिलहाल कहानी यही तक, लेकिन आगे जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बादल देगा। भाई ये स्टोरी अब सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट नहीं, फुल भासाद मोड में जाने वाली है। अगर इस वीडियो पर 10K लाइक्स आए तो अगला पार्ट आज हाई अपलोड होगा, और यकीन मानो आगे का ट्विस्ट दिमाग हिला देगा।